नमस्कार, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रियल एस्टेट की दुनिया में ना दो बड़ी दिलचस्प चीजों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है। एक तरफ तो घर खरीदारों को कुछ नए अधिकार मिले हैं उस पर, और दूसरी तरफ डेवलपर्स की भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ मांगे हैं। तो पहला मामला है एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले का। उन घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है जिनके घर टाइम पर नहीं बने, और दूसरा है डेवलपर्स का, वो टैक्स में कुछ राहत चाह रहे हैं। अब इसका असर उनकी लागत पर और शायद हम सब पर पड़ सकता है। हाँ, तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो बातें निकली हैं उनकी तह तक जाएं, समझें कि ये फैसले, ये मांगे आखिर हैं क्या, और रियल एस्टेट बाजार में जो भी हैं, खरीदार हो, बिल्डर हो, उनके लिए इसका क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC जिसे कहते हैं, उनका एक हालिया फैसला है, काफी चर्चा में भी है। आसान शब्दों में कहें तो आयोग ने ये कहा है कि भाई अगर डेवलपर अपना प्रोजेक्ट वादे के मुताबिक टाइम पर पूरा नहीं करता तो वो उस देरी के टाइम के लिए ना घर खरीदार से जो बकाया पेमेंट है उस पर ब्याज नहीं मांग सकता। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है खरीदारों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, खासकर उस सेक्टर में जहां प्रोजेक्ट्स में देरी होना मतलब एक आम बात सी हो गई थी। सोचिए, लोग सालों साल इंतजार करते हैं अपने घर का, अपनी मोटी रकम फंसा के रखते हैं। हाँ। और ऊपर से अगर पेमेंट में थोड़ी देर हो जाए तो डेवलपर ब्याज भी मांग लेता था, भले ही प्रोजेक्ट वो खुद लेट कर रहा हो। तो ये फैसला इसी, आप कह सकते हैं, नाइंसाफी को देखता है। ये जो फाइनेंशियल बोझ है देरी का, उसे खरीदार से हटाकर डेवलपर पर डालता है एक तरह से। अच्छा। और क्योंकि ये NCDRC मतलब राष्ट्रीय स्तर की संस्था का फैसला है, तो इसका वजन भी ज्यादा है। ये एक मिसाल बन सकता है देश भर की उपभोक्ता अदालतों के लिए। सही कहा। मतलब फंडा क्लियर है, डेवलपर की गलती, प्रोजेक्ट लेट, तो बकाया पर ब्याज नहीं। इससे तो उन हजारों, शायद लाखों घर खरीदारों को फायदा होगा जिनके प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। पहले तो क्या होता था, वो अपनी बैंक की EMI भी भर रहे हैं जी, और ऊपर से अगर कोई पेमेंट रह गया तो डेवलपर को ब्याज भी दो। ये तो डबल मार हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित रूप से खरीदारों के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा रुककर इसके जो आगे के असर हो सकते हैं उन पे भी सोचना चाहिए। एक सवाल तो ये है कि क्या इससे डेवलपर्स वाकई, मतलब सच में टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ज्यादा सीरियस होंगे। अब उन्हें पता है कि देरी हुई तो सीधा पैसा जाएगा जेब से, ब्याज के रूप में कम से कम, तो शायद वो अपनी प्लानिंग, अपना काम सुधारें। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए। लेकिन क्या इसका कोई उल्टा असर भी हो सकता है? जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि डेवलपर्स अब इस नुकसान से बचने के लिए शुरू में ही घर थोड़े और महंगे कर दें, या फिर अपने एग्रीमेंट में ही कुछ ऐसी शर्तें डाल दें कि इस फैसले का असर ही ना हो? मार्केट में ऐसा होता तो है। हाँ, आपकी बात में दम है। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ये संभव है। देखिए, डेवलपर्स हमेशा अपनी लागत और रिस्क को कम करने के तरीके ढूंढते हैं। हो सकता है, और ये सबसे अच्छा होगा, कि वो अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, इन सब पर और ज्यादा ध्यान दें ताकि देरी हो ही ना। लेकिन ये भी मुमकिन है, जैसा आपने कहा, कि कुछ लोग शुरुआत में ही लॉन्च प्राइस बढ़ा दें या फिर पेमेंट प्लान ऐसे बना दें कि खरीदार पर बोझ बना रहे। हालांकि NCDRC जैसे बड़े उपभोक्ता फोरम के फैसले को सीधे सीधे अनदेखा करना या उसको बेअसर करना आसान नहीं होगा किसी भी ठीक ठाक डेवलपर के लिए। कानून का पालन तो करना पड़ेगा। देखना ये है कि लॉन्ग टर्म में बाजार इस बदलाव पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या इससे सेक्टर में थोड़ा डिसिप्लिन आएगा? हाँ, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं जी। यहाँ डेवलपर्स खुद सरकार से कुछ मदद मांग रहे हैं, और ये मामला भी बड़ा दिलचस्प है। डेवलपर्स सरकार से GST यानी वस्तु एवं सेवा कर में कुछ रियायतें चाह रहे हैं, और खास तौर पे ये राहत मांगी जा रही है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स JDAs और इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC को लेकर। पहले थोड़ा ये समझाएं कि ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट या JDA होता क्या है। बहुत सुनते हैं इसके बारे में। जी, JDAs रियल एस्टेट में बहुत कॉमन मॉडल है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक जमीन का मालिक है, उसके पास जमीन है पर शायद बनाने का तजुर्बा या पैसा नहीं है, और एक डेवलपर है जिसके पास बनाने की एक्सपर्टीज है, रिसोर्सेज हैं, तो दोनों हाथ मिला लेते हैं।
जमीन मालिक अपनी जमीन देता है प्रोजेक्ट के लिए अच्छा। और डेवलपर उस पर बिल्डिंग बनाता है, सारा खर्चा उठाता है। और जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसमें जो फ्लैट्स या दुकानें बनी वो जमीन मालिक और डेवलपर के बीच एक तय रेशियो में बट जाती हैं। समझ गया। ये दोनों के लिए फायदेमंद होता है। डेवलपर को शुरू में जमीन खरीदने का भारी खर्चा बच जाता है। हाँ, ये तो है। और जमीन मालिक को बिना खुद बनाए अपनी जमीन की अच्छी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गए GDAs। अब इस पर GST और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस पर राहत क्यों चाहिए डेवलपर्स को? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या भला है, इसे भी थोड़ा आसान कर दीजिए। जरूर जरूर। पहले ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझते हैं। देखिए, जब डेवलपर बिल्डिंग बनाता है तो वो बहुत सारी चीजें खरीदता है, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, लेबर, आर्किटेक्ट की फीस वगैरह वगैरह। इन सभी चीजों और सर्विस पर वो GST देता है खरीदते वक्त। हाँ। अब जब वो तैयार फ्लैट बेचता है तो वो ग्राहक से भी GST लेता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि डेवलपर ने जो GST अपनी खरीद यानी इनपुट पर दिया है उसे वो ग्राहक से लिए GST में से घटा सकता है। अच्छा। और जो बाकी बचा वही सरकार को जमा कराता है। अच्छा। मतलब उसे अपनी लागत पर दिए टैक्स का क्रेडिट मिल गया। इससे टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। समझ गया। तो ये तो उनकी कॉस्ट कम करने में मदद करता है एक तरह से। फिर इस पर राहत क्यों? हाँ, यहीं पर JDA वाला मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जो जानकारी है उसके हिसाब से डेवलपर्स का कहना है कि मौजूदा GST कानून खासकर JDS के मामले में बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। उनका तर्क है कि जिस तरह से JDS के तहत जमीन मालिक को जो हिस्सा मिलता है और डेवलपर को जो हिस्सा मिलता है उस पर GST लगता है, और जिस तरह से ITC के नियम लागू होते हैं उससे उनकी असल लागत बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है या नियम साफ नहीं है? हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्हें लगता है कि या तो उन्हें पूरा ITC मिल नहीं पा रहा या नियमों की जटिलता के कारण उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है। इससे उनका वर्किंग कैपिटल अटकता है और आखिर में प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो चाहते हैं कि सरकार इन नियमों को आसान करे, क्लियर करे ताकि उनकी लागत कम हो। और इसका सीधा कनेक्शन वो घर खरीदारों से जोड़ रहे हैं कि भाई हमारी लागत बढ़ेगी तो घर महंगे करने पड़ेंगे। क्या ये इतना सीधा होता है? कई बार तो कंपनियां कॉस्ट बढ़ने पर भी कीमतें नहीं बढ़ा पाती अगर मार्केट डाउन हो या कंपटीशन हो। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। डेवलपर्स का तर्क तो यही है कि बढ़ी हुई लागत का बोझ घूम फिरकर घर खरीदार पर ही आता है। उनका कहना है कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है, चाहे वो टैक्स से बढ़े, मटेरियल महंगा होने से बढ़े या लोन महंगा होने से, तो उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। इसलिए वो सरकार से कह रहे हैं कि अगर उन्हें JDAs और ITC पर GST में राहत मिले तो लागत कम होगी और इस बचत का फायदा शायद कुछ हद तक वो खरीदारों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब घर थोड़े और अफोर्डेबल हो सकते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि कीमतें सिर्फ लागत से तय नहीं होती। मार्केट कैसा है, डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन, ये सब भी देखना होता है। लेकिन हाँ, लागत एक बड़ा फैक्टर तो है ही। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो ये मामला हमें सरकार की पॉलिसी जैसे टैक्स रूल्स और आम आदमी के घर खरीदने की क्षमता यानी अफोर्डेबिलिटी, इसके बीच का जो एक नाजुक बैलेंस है वो दिखाता है। हाँ, ये तो है। कीमत पर घर चाहता है। डेवलपर्स की ये मांग दिखाती है कि वो कैसे अपने फाइनेंशियल प्रेशर से डील कर रहे हैं और कैसे सरकारी पॉलिसीज इस पर सीधा असर डालती हैं। और ये सवाल भी है कि टैक्स सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और उसके छोटे छोटे बदलाव भी पूरी चेन को आखिर में खरीदार तक कैसे हिला सकते हैं। सरकार के लिए भी ये आसान फैसला नहीं होगा, टैक्स राहत दें या रेवेन्यू देखें। ये तो वाकई एक उलझी हुई तस्वीर लग रही है। एक तरफ तो NCDRC का डंडा है कि देरी की तो ब्याज गया, मतलब डेवलपर्स पर टाइम पर काम पूरा करने का प्रेशर, और दूसरी तरफ वही डेवलपर्स अपनी कॉस्ट कम करने के लिए सरकार से टैक्स में छूट मांग रहे हैं। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के मतलब थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? एक तरफ सख्ती, दूसरी तरफ नरमी की मांग। पहली नजर में शायद ऐसा लगे, लेकिन ये असल में रियल एस्टेट सेक्टर की जो अंदरूनी सच्चाइयां है ना, उनको दिखाता है। दोनों ही मुद्दे, जैसा हमने पहले भी कहा, घूम फिरकर पैसे पर ही आते हैं। हाँ। पहला मुद्दा प्रोजेक्ट पूरा होने में लगने वाले टाइम और उससे जुड़ी कॉस्ट यानी ब्याज का नुकसान का है।
दूसरा मुद्दा सीधे सीधे बनाने की कॉस्ट, टैक्स का बोझ से जुड़ा है। तो हो सकता है डेवलपर्स दोनों तरफ से फाइनेंशियल प्रेशर महसूस कर रहे हों। एनसीडीआरसी के फैसले के बाद उन्हें टाइम पर डिलीवरी का प्रेशर है ताकि ब्याज न देना पड़े। सही बात है। और साथ ही बढ़ती कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, फाइनेंस और टैक्स के बोझ के कारण वो अपनी कीमतें भी काबू में रखना चाहते हैं ताकि खरीदार मिलें, तो लागत कम करने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। तो ये विरोधाभासी लगने के बजाय शायद उनकी जो दोहरी चुनौती है उसको दिखाता है। अच्छा, तो मतलब अगर हम इन दोनों डेवलपमेंट्स को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बन रही है? एक तरफ खरीदारों को देरी से होने वाले पैसे के नुकसान से बचाने के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन मिला है, ये उनके फेवर में, और दूसरी तरफ डेवलपर्स अपनी लागत का रोना रोकर टैक्स में राहत मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसका फायदा भी आखिर में खरीदारों को ही मिलेगा, कीमतें कम होंगी या बढ़ेंगी नहीं। बिल्कुल, ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं, भले अलग अलग एंगल से आ रहे हो। पहला, जो एनसीडीआरसी का फैसला है, वो खरीदारों की एक बहुत पुरानी और बड़ी शिकायत, प्रोजेक्ट में बेवजह देरी, उसे एड्रेस करने की कोशिश करता है। ये खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये चिंता भी कहीं ना कहीं खरीदार से ही जुड़ी है, क्योंकि कॉस्ट का बोझ अक्सर उसी पर शिफ्ट होता है। हाँ। तो ये दोनों घटनाक्रम मिलकर हमें रियल एस्टेट का जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ताना बाना है उसकी एक झलक देते हैं। दोनों के सेंटर में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ा फाइनेंशियल बोझ ही है, चाहे वो देरी का ब्याज हो या बनाने की वो कॉस्ट जो आखिर में खरीदार को देनी पड़ती है। ये वाकई एक बैलेंसिंग एक्ट लगता है। पॉलिसी बनाने वाले, रेगुलेटर्स, डेवलपर्स और हम जैसे खरीदार, सबके अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी चिंताएं हैं। एनसीडीआरसी का फैसला खरीदार की तरफ झुकता दिखता है, जबकि डेवलपर्स की मांग उनकी बिजनेस की मजबूरियां और लागतों को सामने रखती है, जिसका असर भी अंत में खरीदार पर पड़ सकता है। इस बैलेंस को बनाना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल, और ये बैलेंस लगातार बदलता भी रहता है। एक तरफ ये जरूरी है कि घर खरीदारों को गलत देरी और मनमानी कॉस्ट बढ़ोतरी से बचाया जाए, उनमें कॉन्फिडेंस लाया जाए। रेरा और एनसीडीआरसी के फैसले इसी दिशा में है। हाँ। दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि नियम कानून इतने सख्त ना हो जाए कि डेवलपर्स के लिए काम करना ही मुश्किल हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो नए प्रोजेक्ट आने कम हो सकते हैं, सप्लाई घटेगी और कीमतें शायद और बढ़ जाए। ये भी सही है। जीएसटी जैसे टैक्स की डिजाइनिंग भी इसी बैलेंस का हिस्सा है। सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, लेकिन टैक्स का बोझ इतना ना हो कि वो सेक्टर की ग्रोथ रोक दे या घरों को आम आदमी की पहुंच से और दूर कर दे। तो आज की इस पूरी बातचीत से दो मोटी मोटी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली, एनसीडीआरसी का फैसला घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत। प्रोजेक्ट लेट हुआ तो डेवलपर को बकाया पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ये कंज्यूमर राइट्स के लिए अच्छा कदम है। और दूसरी बात, डेवलपर्स जेडीएस और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर जीएसटी में राहत मांग रहे हैं। तर्क ये कि उनकी कॉस्ट कम होगी जो बढ़ रही है और खरीदारों पर बोझ डाल रही है। ये रियल एस्टेट की कॉस्ट, टैक्स पॉलिसी और अफोर्डेबिलिटी से जुड़ा एक अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को सोचना होगा। बिल्कुल, और यहाँ एक सोचने वाली बात है जो इन स्रोतों से ही निकलती है और जिस पर आगे सोचा जा सकता है। भविष्य में क्या प्रोजेक्ट पूरा होने की टाइमलाइन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता, क्या ये खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विश्वास बनाने में मदद कर सकती है? अच्छा सवाल है। सोचिए, अगर खरीदार को शुरू से ही ज्यादा क्लियर पता हो कि प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो सकता है, मोटा मोटा कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है, टैक्स का कितना असर है, तो क्या उम्मीदें ज्यादा रियलिस्टिक होंगी? क्या इससे डेवलपर खरीदार के रिश्ते सुधर सकते हैं और झगड़े कम हो सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी शायद इस मुश्किल समीकरण को सुलझाने में एक अहम रोल निभा सकती है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। पारदर्शिता से शायद वो भरोसे की कमी जो अक्सर इस सेक्टर में दिखती है वो कुछ कम हो सके। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।